हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 19 सेट कोर्ट सी हिंदी लैंग्वेज का पेपर था। जो AIB में 19 जो हुई थी उसका सोल्व किया गया पूरा पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मोबाइल को तिरछा कर लीजिए। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, पहले तो जो एग्ज़ाम दे रहा है उसका नाम लिखना, उसके रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर। इसके बाद में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये कोई ज़्यादा अनिवार्य नहीं है। पहला है दिस बुकलेट कंटेंट्स 100 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क। जो इसके अंदर 100 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं आप, तीसरा देख लो, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जो जो आ रहे पहले वो करो, जो नहीं आ रहे उनको बाद में अपने हिसाब से करो। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तुक्के लग जाएंगे इसमें से। इसमें टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जाम इन 3 आवर्स ओनली, यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। इसके बाद में से कोई इसमें ये नहीं है। फिर लिखा हुआ यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल द OMR शीट, यानी कि जो आपको AMR शीट आएगी वो या ब्लू पेन या ब्लैक पेन या बॉल पेन इनसे ही भरना है। और OMR फील्ड विथ पेंसिल और इंक पेन वुड बी डिस्क्वालीफाइड, यानी कि ये जो है आपको पेंसिल से और इंक पेन से नहीं भरना, वरना आपकी OMR शीट गलत कर दी जाएगी। और इसके बाद लिखा हुआ यूज़ ऑफ वाइटनर, इरेजर, ब्लेड और फील्ड, इनसे भी आपको नहीं करना, ना इरेजर लगाना है, ना रबर लगाना है और ना ही वाइटनर से लगाना है। बाकी इसमें और ऐसा कोई विशेष नहीं है। नोट लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड फिल द क्वेश्चन बुकलेट, सेट कोड एंड रोल नंबर एंड ऑल अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका रोल नंबर है और जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट नंबर है और जो आपका कोड सेट यानी इसमें 4 आते हैं, ABCD जो आपका आएगा, और रोल नंबर, ये सब आपको आराम से ध्यानपूर्वक भरना है। आपने गलत भर दिया तो आपका जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी सब कोई इसमें विशेष नहीं है। चलिए अब पेपर को शुरू करते हैं। नंबर 1, आरती और राजेश की शादी को 5 साल हो चुके हैं। इस दौरान राजेश द्वारा आरती पर लगातार अत्याचार किया जाता रहा है, जिससे उसे भावनात्मक और मानसिक परेशानी होती रही। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) IA के तहत क्रूरता के आधार पर आरती तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का फैसला करती है। अब चारों पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट बताता हूँ आपका। इसमें आएगा D, आरती क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग तभी कर सकती है जब वह मानसिक या शारीरिक क्रूरता साबित कर दे। प्रश्न नंबर 2, जिन मामलों में दाय भाग अनभिव्यक्त है वहाँ क्या प्रचलित है? इसमें आएगा B, मिताक्षरा। प्रश्न नंबर 3, निशा और आकाश अलग हो चुके हैं और वे दोनों अपने नाबालिग बच्चे आरवी की कस्टडी चाहते हैं। निशा मुख्य देखभाल करता रही है, जबकि आकाश का दावा है कि वह आरव के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकता है। वे दोनों संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। आरव की कस्टडी निर्धारित करने में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार होगी? इसमें आएगा A, बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित में। अब आता प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित का मिलान करें। ये ऊपर दिए गए हैं ABCDE और इधर 1 2 3 4 5 6 दे रखे। अब इसमें दे रखा सही विकल्प चुने, तो इसमें आएगा A। नंबर 5, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन धाराओं में समपिंड संबंधों में चर्चा की गई? इसमें आएगा D, धारा 3A 1 और 2, धारा 3G का स्पष्टीकरण 5। नंबर 6 में आएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा शादी करने के लिए, इनमें सारे गलत हैं। इसमें आएगा B, इनमें से कोई नहीं, यानी कि A, अधिकार के तौर पर अदालत की अनुमति के बिना तुरंत शादी कर सकता है, नहीं। नंबर C, डिग्री की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक इंतजार करना होगा, ये भी गलत है। और D, डिग्री की तारीख से 6 महीने की अवधि तक इंतजार करना होगा, सारे ही गलत है। अब आएगा प्रश्न नंबर 7, किस मामले में जेल के एक कैदी ने शारीरिक यातना का वर्णन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र भेजा था जो जनहित याचिका में अग्रणी बन गया? हालांकि बाद में न्यायालय ने पत्रों पर विचार करने की प्रथा को छोड़ दिया। इसमें आएगा D, सुनील बन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन। अब आएगा प्रश्न नंबर 8, 1980 के दशक की शुरुआत में एक सामाजिक कार्यकर्ता समूह ने दिल्ली के पास पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर के गंभीर शोषण का पता लगाया। कई बच्चों सहित ये मजदूर बेहद खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे थे।
अस्थायी आश्रय स्थलों में आ रहे थे और वास्तव में कर्ज और जबरन मजदूरी के चक्र में फंसे हुए थे। इन परिस्थितियों से मौलिक मानवाधिकारों के सुनियोजित उल्लंघन का पता चला। वहां काम करने वाले लोगों की भयानक परिस्थितियों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया गया और उक्त मामले में कोर्ट के निम्नलिखित विचारों में से एक को माना गया, जिसे निम्नलिखित में से पहचाने। इसमें आएगा ए, सुप्रीम कोर्ट ने जबरन मजदूरी के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और मानवीय गरिमा के अधिकार से प्राप्त एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुनें। कथन 1, जनहित याचिका मामलों में न्यायालय पारंपरिक मामलों के समान निष्क्रिय भूमिका निभाता है। नंबर 2, कथन 2, जनहित याचिका मुख्य रूप से व्यक्तिगत विवादों पर केंद्रित होती है। तो इसमें आएगा ब, दोनों ही गलत है, क्योंकि जनहित याचिका अपने व्यक्तिगत रूप में नहीं लगा सकते हैं। अब आएगा नंबर 10, फातिमा एक मुस्लिम महिला है जिससे उसके पति इमरान ने तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद कर लिया। फातिमा अब इमरान से अपने और अपने 2 नाबालिग बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग कर रही है। इमरान का तर्क है कि फातिमा ने दोबारा शादी कर ली है और इसलिए वह किसी भी भरण पोषण की हकदार नहीं है। इसमें आएगा सी, फातिमा भरण पोषण की हकदार नहीं है क्योंकि उसने दोबारा शादी कर ली है। नंबर 11, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का उपाय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में दिया गया है? इसमें आएगा बी, धारा 9 में। प्रश्न नंबर 12, वर्ष 2020 में करोड़ों गांव में कोविड महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो सके, जबकि उसी वर्ष पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। श्री हरिवंश ने उस पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पंचायत में लोगों का प्रतिनिधित्व किया तथा राज्य के पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून बनाया कि उनकी आर्थिक गतिविधियों की दैनिक सीमा 100 रुपये ही रहेगी। निम्नलिखित में से किस मामले में इसकी अनुमति दी गई थी या प्रतिबंधित किया गया था? तो इसमें नंबर है जालान ट्रेडिंग बनाम भारत संघ, ये भी गलत है, और एमसीडी बनाम बिरला कॉटन मिल्स, ये भी गलत है, और पटना विश्वविद्यालय बनाम अमित तिवारी, ये सभी गलत है। इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वे प्रशासनिक कार्य की न्यायिक समीक्षा के लिए आधार नहीं है? इसमें आएगा केवल 4 यानी जनमत। प्रश्न नंबर 14, व्यावसायिक नैतिकता में हितों का टकराव क्या दर्शाता है? इसमें आएगा बी, ऐसी स्थिति जहां व्यक्तिगत हित व्यावसायिक कर्तव्य से टकराते हैं। प्रश्न नंबर 15, अधिवक्ता श्री 101 संपत्ति विवाद मामले में एक मुवक्किल श्री वाई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता श्री 100 ने मामले में देरी करने के लिए विरोधी पक्ष से रिश्वत स्वीकार की, जिसमें श्री वाई के हितों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा श्री 100 ने अपने मुवक्किल को महत्वपूर्ण सुनवाई की तारीखों के बारे में सूचित करने में विफल रहे, जिसमें प्रतिकूल निर्णय हुए। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। इसमें आएगा सी, यह पेशेवर नैतिकता के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन है। नंबर 16, व्यावसायिक कदाचार के मामलों में कार्यवाही की प्रकृति होती है। इसमें आएगा डी, केवल 2 यानी न सिविल और ना ही आपराधिक। प्रश्न नंबर 17 आता है कि नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में आता है, जनहित याचिका मामलों में सुने जाने का अधिकार की अवधारणा में डील की गई है, और कारण आर, जनहित याचिका किसी भी जनहितैषी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की अनुमति देती है और जो खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें आएगा सी, ए और आर दोनों सही है और आर की व्याख्या है। नंबर 24, धारा 284 के अनुसार शेयर का अर्थ है किसी कंपनी की शेयर पूंजी में हिस्सा, और इसमें शामिल है ए, केवल 3 स्टॉक। प्रश्न नंबर 25 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल किया गया है? इसमें आएगा केवल 1, 2 और 4, यानी पहला है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दूसरा है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 और चौथा है रोजगार कार्यालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959। प्रश्न नंबर 26 आता है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत किसी संगठन में औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? इसमें आएगा डी, पर्यावरण
न्यायाधिकरण। प्रश्न नंबर 27, विनिर्माण कंपनी XYZ टेक्सटाइल्स लिमिटेड ने हाल ही में बिना कोई मुआवजा दिए 4 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। यह बर्खास्तगी कर्मचारियों के कदाचार के कारण हुई थी। कंपनी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच भी की गई। समिति की सिफारिश के आधार पर इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। कर्मचारियों ने छंटनी मुआवजे का दावा किया, जिसे प्रबंधन ने खारिज कर दिया। अस्वीकृति से व्यतीत कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत श्रम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई। इसमें आएगा सी, बर्खास्तगी छंटनी नहीं है, इसलिए कोई मुआवजा नहीं। प्रश्न नंबर 28, मालती एक छोटी व्यवसायी है और ऑनलाइन कपड़ों की दुकान चलाती है। हाल ही में उन्होंने देखा कि उनकी वेबसाइट हैक कर ली गई है और उनके ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें नाम, पता और भुगतान विवरण शामिल है, चुरा ली गई है। कुछ ही समय बाद उनके कुछ ग्राहकों ने अपने खातों में अनधिकृत लेनदेन की सूचना दी। मालती इस घटना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती हैं। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। नंबर ए, यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत दंडनीय है और ग्राहक कुछ परिस्थितियों में मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 आता है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत नियोक्ता की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इसमें आएगा बी, यानी 1, 2 और 3, कारखाने का अधिभोगी, ठेकेदार और कारखाने का प्रबंधक। प्रश्न नंबर 30, किस बचाव का लिफ्ट लेते समय सुख श्री जे को पता था कि ड्राइवर श्री टी शराब के नशे में है। परिणाम स्वरूप कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सुख श्री जे को चोटें आई और उन्होंने मुआवजे के लिए मामला दायर किया। श्री टी के द्वारा किस बचाव का दावा किया जा सकता है? सी, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का। प्रश्न नंबर 31, श्री के एक इमारत के मालिक है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और उन्हें किराए पर देकर उन्होंने काफ़ी आय अर्जित की है। श्री वाई के पास कपास मिल के मालिक हैं। श्री के पास द्वारा कब्जे के बाद बनाया गया था। मिल के शोर और धुएं के कारण कई कमरे खाली रह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्री के को नुकसान है। मामले के लिए प्रासंगिक अपकृत्य की जांच करें। ए, उपद्रव। नंबर 32 आता है, 2 बसों के बीच टक्कर हो गई, जिनमें से एक सरकारी थी और दूसरी निजी बस थी। जिसमें निजी बस गलत दिशा में आ रही थी और सरकारी बस भी लापरवाही से आ रही थी। दोनों ने दूसरी बस को देखकर अपनी बस की गति धीमी नहीं की, अपकृत्यपूर्ण कार्य का निर्धारण की। इसमें आएगा बी, अंशदायी लापरवाही। दोनों की लापरवाही है। प्रश्न नंबर 33, आयकर अधिनियम 1961 में आय शब्द का वर्णन किया गया है। सी, धारा 224 में। नंबर 34, श्री एक्स ने धारा 80C के तहत कर कटौती का लाभ उठाने के लिए डाकघर में 5 साल के लिए सावधि जमा में 65,000 रुपये जमा किए। मान लें कि श्री एक्स आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 BSC के तहत रियायती कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनते हैं। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। डी, श्री एक्स कर चोरी कर परिहार का दोषी नहीं है। प्रश्न नंबर 35, निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन 1 है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के तहत कृषि आय से कर मुक्त है। नंबर 2, कथन 2, गैर कृषि आय के मामले में गैर कृषि पर कर मूल छूट सीमा से अधिक है और कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है, जिसे गैर कृषि आय के साथ कृषि आय के आंशिक एकीकरण की योजना द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसमें बी आएगा, दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 36, सुख श्री जे बैंकर है जिन्होंने सुख श्री ऐप का एक चेक स्वीकार करने से मना कर दिया है, यद्यपि उनके पास पर्याप्त शेष राशि थी और इससे सुख श्री ऐप को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। सुख श्री ऐप किस परिदृश्य के तहत मामला दायर कर सकती है? बी, रेस इप्सा लोक्विटर। प्रश्न नंबर 37, श्री बी ने श्री ए को श्री ए के कब्जे वाले परिसर को छोड़ने के लिए कहा। जब श्री ए ने मना कर दिया तो श्री बी ने अपने कुछ कामगारों को इकट्ठा किया, जो श्री ए के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने आस्तीन और एप्रन ऊपर कर ली और वादी की गर्दन तोड़ने की धमकी दी, लेकिन वह नहीं गया। श्री ए ने किस अपकृत्य के लिए मामला
दर्ज करा सकता है। इसमें आएगा डी, हमला करने के लिए, क्योंकि कोई मारपीट भी नहीं की, चोट भी नहीं पहुंचाई और कोई गैर कानूनी कैद भी नहीं, तो डी आएगा, हमला करने के लिए आए थे। प्रश्न नंबर 38, अमान्य गारंटी की अवधारणा धारा के अंतर्गत आती है। डी 142 से 144। प्रश्न नंबर 39, रियल एस्टेट डेवलपर ए ने एक प्रमुख भूमि के मालिक बी के साथ उसकी संपत्ति खरीदने के लिए एक अनुबंध किया। अनुबंध में यह शर्त रखी थी कि ए 50 लाख रुपए अग्रिम भुगतान करेगा और शेष 1 करोड़ रुपए 6 महीने के भीतर देगा। बदले में बी भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गया। हालांकि अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद बी ने बिक्री विलय को निष्पादित करने से इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसे किसी अन्य खरीदार से बेहतर प्रस्ताव मिला है। ए ने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत अनुबंध के प्रवर्तक की मांग की थी, लेकिन बी ने उसके दावे को अस्वीकार कर दिया। ए को अदालत में मुकदमा दायर करना होगा। ए आएगा। ए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत शक्तियों वाले सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। प्रश्न नंबर 40, ए इस शर्त पर बी को भूमि का एक टुकड़ा हस्तांतरित करता है कि बी अगले 10 वर्षों तक भूमि को किसी और को हस्तांतरित नहीं करेगा। इस मामले में बी को अगले 10 वर्षों तक भूमि को किसी और को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है। उपर्युक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। सी, यह संपत्ति के सशर्त हस्तांतरण के बराबर है। प्रश्न नंबर 41, श्री राजेश ने खरीदे गए माल के भुगतान के लिए अपने आपूर्तिकर्ता श्री शर्मा को 50,000 रुपये का चेक जारी किया। जब श्री शर्मा ने चेक जमा किया तो बैंक ने इससे अपर्याप्त निधि टिप्पणी के साथ वापस कर दिया। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। इसमें डी आएगा, चेक अनादृत होने के संबंध में श्री शर्मा द्वारा 1 माह के भीतर न्यायालय में लिखित शिकायत की जानी चाहिए। नंबर 42, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाला किराया मुक्त आवास है। सी, आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ। नंबर 43, कानून द्वारा लागू न किए जा सकने वाले अनुबंध को के तहत शून्य कहा जा सकता है। बी, धारा 2G। प्रश्न नंबर 44, संविदा कानून की कौन सी धारा परिभाषित करती है कि प्रस्ताव को किसी भी समय प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले रद्द किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। सी, धारा 5। प्रश्न नंबर 45, भूमि अधिग्रहण अधिनियम भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकारें किस लिए अधिग्रहण कर सकती है। इसमें आएगा बी 1, 2 और 3। रणनीति उद्देश्य, दूसरा है परियोजना से प्रस्तावित परिवारों के लिए परियोजना, और तीसरा सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के लिए जहां भूमि का सरकारी स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। नंबर 46, भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 किस पुराने स्थान का लागू होगा। तो इसमें आएगा ए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। प्रश्न नंबर 47, सोहम एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फिट लाइफ नामक एक मोबाइल ऐप बनाया जो व्यक्तिगत फिटनेस प्लान प्रदान करता है। उन्होंने ट्रेडमार्क कानून के तहत ऐप का नाम और लोगो पंजीकृत किया और ऐप के सोर्स कोड को कॉपीराइट किया। हालांकि उसके लॉन्च के 6 महीने बाद सोहम को एक बड़ी टेक कंपनी द्वारा विपणन किए जा रहे फिट लाइफ नामक एक प्रतिस्पर्धा ऐप का पता चला, जिसमें एक समान लोगो और सुविधाएं थी। सोहम का मानना है कि प्रतिस्पर्धी ऐप ने उनके सोर्स कोड के तत्वों की नकल की और ग्राहकों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर एक भ्रामक रूप से समान नाम और लोगों का उपयोग किया है। उपयुक्त समस्या के आधार पर सही विकल्प चुनें। ट्रेडमार्क कानून के तहत क्या सोहम प्रतिस्पर्धी ऐप द्वारा समान नाम और लोगों के लिए उपयोग के लिए उल्लंघन का दावा कर सकता है। सी, हाँ, अगर वह साबित कर सकता है कि नाम और लोगो भ्रामक रूप से समान है। 48, भारत में साहित्यिक कृतियों के लिए कॉपीराइट संरक्षण की अवधि क्या है। ए, लेखक के जीवन काल के अलावा 60 वर्ष। प्रश्न नंबर 49, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 31 संबंधित है। डी, लिखतों का निरस्तीकरण। 50 आता है, विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली की जा सकती है। बी, विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जेदार का हकदार व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा प्रदान की गई विधि से पुनः प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 51, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड सी 4 भी जोड़ा गया है। सी, 81 के तहत। प्रश्न नंबर 52, 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बी, सभी कथन सही है। एक, इसमें अनुच्छेद 239A को शामिल किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधान
सभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। इसमें अनुच्छेद 338 को शामिल किया गया, जिसमें लोकसभा में महिलाओं की सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। नंबर 3, इसमें अनुच्छेद 334 ए भी जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि उक्त संशोधन द्वारा अधिनियम के लागू होने के बाद पहली जनगणना होने के बाद लागू होगा। और 4, उपरोक्त वर्णित प्रावधान खोज प्रारंभ होने से 15 वर्ष की अवधि के समाप्ति पर प्रभावी नहीं होंगे। सभी सही है। नंबर 53, संसद ने फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 को पारित किया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। इसमें आएगा डी, पृथक्करण का सिद्धांत। 54 में आएगा, किस राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाएगी? सी, राज्यपाल को की जाएगी। नंबर 55 में आता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? ए, अनुच्छेद 129 करता है। प्रश्न नंबर 26, किस मामले में पंजीकृत सोसाइटी के अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण माना गया था? डी, अजय हसिया बनाम खालिद मुर्जिब से। प्रश्न नंबर 57, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय किया कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है? बी, बशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त। प्रश्न नंबर 58, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है? स, संसद का कोई भी सदन। प्रश्न नंबर 59, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस बल को आपराधिक बल मानता है? ए, जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना सहमति के किया जाए जिससे चोट, भय या क्षोभ पैदा हो। प्रश्न नंबर 60, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार 182 एक के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाने या इस्तेमाल करने पर अधिकतम जुर्माना कितना होगा? ए, 300 रुपये होगा। प्रश्न नंबर 61, भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार किस अपराध के करने या करने के प्रयास करने वाले गलतकर्ता की जानबूझकर मृत्यु कारित करने या कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित है? इसमें आएगा बी, 1, 2 और 3, यानी डकैती, सूर्यास्त के बाद घर में सेंधमारी और चोरी, रिश्ती या गृह अतिचार। प्रश्न नंबर 62, राजेश सुनील के साथ तीखी बहस में उसे लोहे की भारी छड़ से मारता है। इस वार से सुनील का हाथ टूट जाता है और वह कई हफ्तों तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि फ्रैक्चर गंभीर चोट के बराबर है। इसमें आएगा डी, आईपीसी की धारा 325 के तहत जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। प्रश्न नंबर 63, विजय की हत्या करने के इरादे से अमित ने उस पर चाकू से हमला किया। विजय को गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच से पता चला कि अमित ने यह जानते हुए कृत्य किया कि उसके कृत्यों से उसकी मौत हो सकती है। हालांकि विजय की हत्या की पूर्व योजना या इरादे का कोई सबूत नहीं है। अमित ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? सी, आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या। प्रश्न नंबर 64 आता है, जी कौन सा अनुच्छेद संसद और उसके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है? डी, 105, सीधा ही क्वेश्चन पूछा था। 65 में आता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने जीएसटी से संबंधित प्रावधानों सम्मिलित किए गए थे? तो ए, 101। प्रश्न नंबर 66, बीएनएस द्वारा स्नेचिंग एक नया अपराध शामिल किया गया। बीएनएस की कौन सी धारा स्नेचिंग के अपराध के रूप में परिभाषित करती है? बी, 304। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। श्री पटेल पुलिस अधिकारी होने के नाते शिकायत और सूचना प्राप्त करते हैं कि राजू बैंक की डकैती में शामिल था और उसने अपने खेत में मूल्यवान संपत्ति छिपाने में भी मदद की है। जैसा कि 2 ग्रामीणों ने कहा, इस संबंध में निम्नलिखित पर पुनः विचार करें। पुलिस अधिकारी श्री पटेल राजू को बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती हैं? इसमें आएगा डी, 2 और 4। दूसरा है, चूंकि राजू के खिलाफ उचित शिकायत प्राप्त हुई है और उन्होंने ग्रामीणों की गवाही के कारण एक पक्का संदेह मौजूद है, इसलिए उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। चौथा है, राजू को तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन देने, धमकी देने या वादा करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। डी। अब आता है प्रश्न नंबर 68, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान शामिल किया, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो। इस एफआईआर को किस नाम से जाना जाता है? इसमें आएगा डी, शून्य एफआईआर। यानी आप भारत में कहीं भी हो और आपके
पर किसी ने हमला कर दिया, कोई भी हुआ, तो आप किसी भी थाने में जो है इसकी FIR दर्ज करा सकते हैं। नंबर 69, BNSS ने कम से कम वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध स्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक फोरेंसिक टीम को अनिवार्य किया है। इसमें आएगा A, 7 वर्ष के कारावास वाले अपराधों में। नंबर 70, BNSS की कौन सी धारा घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति देती है? A, धारा 356। नंबर 71 आता है कि BNSS की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई और कार्यवाही की सुविधा प्रदान करती है? B, धारा 530। 72 आती है, BNSS की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरसित करती है? C, धारा 531, जो अब खत्म हो चुकी है IPC में। 73, अमित और रानी कीमती सामान चुराने के इरादे से रात में एक घर में घुसने का फैसला करते हैं। ये दरवाज़ा खोलने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ भी चुरा पाते, घर का मालिक विक्रम अप्रत्याशित रूप से घर पर आ जाता है। अमित और रानी घबरा जाते हैं और बिना कुछ चुराए भाग जाते हैं। विक्रम की शिकायत के आधार पर पुलिस उन्हें अगली सुबह गिरफ्तार कर लेती है। अमित और रानी ने BNS के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? D, चोरी करने के इरादे से गृह अतिचार किया है। नंबर 74, बलात्कार के मामले में सजा को BNS की किस धारा में शामिल किया गया है जिसमें पीड़िता 16 या 12 वर्ष की कम आयु की महिला है? इसमें आएगा D, धारा 65 BNSS में। 75 है प्रश्न नंबर, BNSS की किस धारा में घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्ति की पहचान करने, उसे कुर्क करने का और जब्त करने का प्रावधान है? B आएगा धारा 86 से 86। प्रश्न नंबर 76, BNSS की कौन सी धारा मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमों के स्थगन पर प्रतिबंध लगाती हैं? A, धारा 346। अब आता है 77 प्रश्न नंबर, जिला न्यायालय A में एक मुकदमा लंबित है, लेकिन एक पक्षकार मीरा जिला न्यायालय B में इसे स्थानांतरित करने का अनुरोध करती है, यह दावा करते हुए कि न्यायालय A में न्यायाधीश पक्षपाती है। विरोधी पक्षकार रवि यह कहते हुए आपत्ति करता है कि अनुरोध निराधार है। यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि मुकदमा स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं? इसमें आएगा D, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न नंबर 78 में आता है कि माया अपने पड़ोसी नेहा से कुछ राशि की वसूली के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर A में मुकदमा दायर करती है। कार्यवाही के दौरान नेहा अनुरोध करती है कि सीमा नामक एक तीसरे पक्ष को मुकदमे में शामिल किया जाए, क्योंकि सीमा कथित रूप से इस ऋण के लिए उत्तरदायी है। माया आपत्ति जताते हुए दावा करती है कि सीमा कोई आवश्यक पक्षकार नहीं है। न्यायालय A तब आवेदन की समीक्षा करता है और निर्णय लेता है कि सीमा को वास्तव में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस स्थिति में CPC का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? C, आदेश 1 नियम 10 पक्षों का संयोजन और प्रतिस्थापन। 79 आता है, CPC की कौन सी धारा मूल डिग्री से अपील करने की अनुमति देती है? धारा 96। अब आता है 80, CPC के तहत किस मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने की अधिकतम सीमा क्या है? इसमें आएगा B, धारा 90। प्रश्न नंबर 81, CPC की कौन सी धारा भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान करती है? धारा 133। प्रश्न नंबर 82 आता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किस मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के अदालत के अधिकार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसमें आएगा B, मुकदमों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ सूट। प्रश्न नंबर 83, CPC के किस आदेश के तहत संक्षिप्त समरी मुकदमों की प्रक्रिया की गई है? इसमें आएगा D, आदेश 37। प्रश्न नंबर 84, BNSS की कौन सी धारा राज्य सरकार को गवाह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के लिए गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने और अधिसूचित करने का आदेश देती है? B, धारा 398। प्रश्न नंबर 85 आता है कि BNSS की कौन सी धारा प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में आम जनता को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य बनाती है? A, धारा 37।
प्रश्न नंबर 46, सीपीसी की कौन सी धारा प्रतिपूरक लागत के भुगतान का प्रावधान करती है? डी धारा 35A। प्रश्न नंबर 87, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 में कौन सा शब्द जोड़ा गया है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में मौजूद नहीं था? इसमें डी प्रपीड़न जोड़ा गया है, क्योंकि ए धमकी पहले से मौजूद था और अब डी और जोड़ दिया गया प्रपीड़न। प्रश्न नंबर 88, कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है पर किसमें चर्चा की गई है? इसमें आएगा ए BSA 2023 की धारा 14 में। प्रश्न नंबर 89 में आएगा, एक आपराधिक मुकदमे में राजेश पर चोरी का आरोप लगाया जाता है। जांच के दौरान पुलिस लैपटॉप को उस स्थान से बरामद करती है जहां राजेश का अक्सर आना जाना था। लैपटॉप पर उसके फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार अदालत को इस साक्ष्य की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? डी बरामद लैपटॉप और फिंगरप्रिंट परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं जिन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ माना जा सकता है, लेकिन वे अपने आप में उचित संदेह से परे अपराध साबित नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर आता है 90, जहां कोई दस्तावेज कई भागों जैसे मुद्रण, लिथोग्राफी या फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में कंप्यूटर संसाधन में निष्पादित किया जाता है, वहां BSA 2023 प्रत्येक भाग को किस रूप में वर्गीकृत करता है? इसमें आएगा सी प्राथमिक साक्ष्य यानी प्राइमरी एविडेंस। 91 आता है, BSA की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी पत्र व्यवहार को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा? डी 165। प्रश्न नंबर 92 आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अनुसार सिविल मामलों में चरित्र साक्ष्य कब प्रासंगिक होता है? इसमें डी केवल तभी जब अन्य प्रासंगिक तथ्यों से संबंधित हो। प्रश्न नंबर 93 आता है, CPC की कौन सी धारा रेस जुडिकेटा को सिद्धांत से प्रतिपादित संबंधित है? तो इसमें आएगा धारा 11 प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा संबंधित है। 94 आता है, CPC की किस धारा में अंतराभिवाची यानी इंटरप्लेडर सूट जो है मुकदमों का प्रावधान करता है? इसमें आएगा सी धारा 88। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से मध्यस्थता की कौन सी विशेषता है? इसमें आएगा डी, इसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष शामिल होता है जो पक्षों के बीच बातचीत करवाता है। बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 96 आता है कि ABC लिमिटेड और XYZ प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संविदा को लेकर विवाद उत्पन्न होता है जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड शामिल है जिसमें कहा गया है कि किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। हालांकि पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत होने में विफल रहते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मध्यस्थ की नियुक्ति के मुद्दे को हल करने के लिए लागू होता है? इसमें आएगा सी, यदि पक्षकार इस पर सहमत होने में विफल रहते हैं तो न्यायालय धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। प्रश्न नंबर 97 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ADR का उपयोग करने का नहीं है? ए, यह हमेशा बाध्यकारी निर्णय देता है। प्रश्न नंबर 98 आता है, किरण और मीरा एक मध्यस्थता में शामिल है जिसमें किरण को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाने का अधिनिर्णय दिया गया है। मीरा ने यह तर्क देते हुए राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया कि मध्यस्थता प्रक्रिया में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण अधिनिर्णय लागू करने योग्य नहीं था। किरण ने मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने को नियंत्रित करता है? डी, अधिनियम की धारा 36 मध्यस्थता अधिनिर्णय को सुलागू करने की अनुमति देती है जब तक कि अदालत द्वारा इसे रद्द न कर दिया जाए। प्रश्न नंबर आता है 99, BSA 2023 की धारा 78(2) के अनुसार किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या उसे प्रमाणित करने वाले अधिकारी के बारे में धारणा क्या है? ए, दस्तावेज पर हस्ताक्षर या प्रमाणन करते समय अधिकारी के पास दावा किया गया आधिकारिक पद था। प्रश्न नंबर 100 यानी लास्ट प्रश्न है, BSA 2023 की धारा 146 के तहत अदालती कार्यवाही में सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? इसमें आएगा बी,
जिरह के दौरान और जब मामले शुरुआती अविवादित या पर्याप्त रूप से साबित हो तो सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। और इसके बाद में आता है ये स्पेस फॉर रफ वर्क, यानी कि जो ये पूरा आता है इसके अंदर 32वां पेज आता है। तो इसमें क्या करना आपको, जो आप प्रश्न करते हो आपको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न मैं बाद में ढूंढ लूँगा, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो सीधे उस प्रश्न को आप पीछे लिख सकते हो। जैसे आप 20 नंबर लिख दिया, आपको 25 नंबर लिख दिया, 28 नंबर लिख दिया, 40 नंबर लिख दिया, 45 नंबर लिख दिया, 100 नंबर लिख दिया। ऐसे 10-15 क्वेश्चन इसमें आप आराम से लिख सकते हैं। और लिखने के बाद जब आपको पेपर पूरा होता है और आपको टाइम मिलता है कि अब इन क्वेश्चन को हम फटाफट देख सकते हैं, आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, तो आप उसको आराम से इसमें देख सकते हैं। धन्यवाद।